हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। काट नहीं रहा हूँ। हाँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नॉर्मल थिंग बात करने वाले हैं, जैसे कि मैटर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हो गया, और आपको दिख ही रहा होगा जैसे कि इंटरकन्वर्टिबल स्टेट, मिक्सचर, जो कि आप पहले से छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जिस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो नया चीज़ है वो है मोल, मोलैरिटी, मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो सब कुछ नई चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम लोग पहले आज केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का बुक है। और तो फिर चलिए, तो जैसे कि मैटर हम सभी को पता है। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जो थोड़ा सा मास, कम से कम वो मास और एक स्पेस या फिर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे। तो मैटर का हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे? एनीथिंग विच हैज़ सम मास, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए उसके पास, एंड एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। वरना स्पेस की जगह आप लिख भी सकते हो वॉल्यूम। इसमें कोई नंबर नहीं काटेगा। इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके पास मास हो और उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस हो। अब हम मैटर को फिजिकल स्टेट के तरीके से हम लोग उसको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एज ऑल वी नो, मैटर कैन एग्जिस्ट, मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री physical states, which are first solid, second liquid, and third are the gases. एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। और मैटर, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि पेन। पेन के पास कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। और एग्जाम्पल हो गया आपका कोई फूड, जैसे कि पनीर। पनीर, यस, एंड एट्सेट्रा। काफ़ी कुछ चीज़ है। और हमें फिर नीचे आते हैं तो हमें फिर पता चलता है थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि मैटर के पास क्या क्या फीचर है, उनकी फीचर क्या है। तो फीचर के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि तीन ही तीन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा पहला है हमारे पास, देखिए, पहला है हमारे पास सॉलिड, फिर लिक्विड, एंड देन गैसेस, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। तो ये तीन स्टेट्स हैं और हम तीनों को, हम लोगों को इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है। तो जैसे कि हमें पता है, सॉलिड के पास क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स होता है। और साथ ही साथ जहाँ तक हमें पता है, उनके पास एक फिक्स शेप भी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, वॉल्यूम एंड शेप, तो क्या सॉलिड के पास पूरा का पूरा रहता है वॉल्यूम? यस। आप कुछ भी देख लो, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का वॉल्यूम हमेशा फिक्स है क्योंकि वो एक सॉलिड स्टेट में है। आप शुगर को देख लो, शुगर भी सॉलिड स्टेट में है तो उसकी भी पूरी पूरी वॉल्यूम है, शेप है, जो कि फिक्स्ड है। तो अगर वो हम लोग सॉलिड की स्टेट के बारे में बात करें तो ये दोनों फिक्स होती हैं। वॉल्यूम और शेप फिक्स होती है सॉलिड स्टेट में। अगर हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें, बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर। वाटर का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा, बट उसका शेप वेरी करता है। अब वेरी कैसे करता है? आप वाटर को आप जग में रखो, वो जग का शेप ले लेगा।
वाटर को आप ग्लास में रखो, वो ग्लास का शेप ले लेगा। उसकी कोई फिक्स शेप है ही नहीं। उसका बस वॉल्यूम कंफर्म है कि आप चाहे उसको जग में डालो या कहीं और डालो, वॉल्यूम उसका हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम आप वाटर को बॉटल में डाले तो कम हो गया और वही बॉटल वाला पानी को आप जग में डाले तो ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। और गैसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। वो they completely occupy the container in which they are placed। अगर आप गैस को एक कंटेनर में रख दो तो वो उस पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम और शेप को अपने अंदर ले लेगा। एज गोज फॉर लिक्विड, आप कहीं भी उसको डालो, चाहे वो कप हो या कोई कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो उसका शेप ले लेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में इतना ही था। अगर हम लोग नेक्स्ट में बढ़े तो इंटर कन्वर्टिबल ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्टिबल ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हो थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर इनकी मदद लेकर। अब वो कैसे? तो हमारे पास तीन स्टेट है जो हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब नाइन्थ की पढ़ाई है। नाइन्थ में अगर आप पढ़ के आए हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हम लोग मोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और जो कि काइंड ऑफ यस जो नया चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है तो आप क्या करोगे? मेल्ट। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, आइस। आइस का हम लोग पूरा प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। आइस क्योंकि एक सॉलिड स्टेट है, वो लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग को ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो सॉलिड से हमें लिक्विड जाना है। तो सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड जाएंगे तो हमें उसके लिए मेल्ट होगा आइस, तभी तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन। ये फिजिक्स में भी है, आप पढ़ोगे। अब जैसे वाटर जो लिक्विड फॉर्म में, अब अगर अगर उसको आपको गैस फॉर्म में जाना है तो उसको आपको और ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। और ज़्यादा हीट दोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन, जो कि बॉइलिंग हो जाता है वाटर का। हम लोग लिख सकते हैं वेपोराइजेशन। और उसको और क्या बोल सकते हैं? लाइक बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब देखो, अगर आपको सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है तो इसके लिए कोई आपके पास एग्जांपल है? मेरे पास इसका एक एग्जांपल है, वो है नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल जो आप अलमीरा में रखते हो या फिर कहीं भी रखते हो बुक्स के पास, ताकि उसमें जो स्मेल है वो काफ़ी सही रहे। तो उसके लिए सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म लेता ही नहीं है। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अब ये तो हो गया इतना। अब इसमें और क्या हो सकता है कि आप लिक्विड को सीधा गैस में कर सकते हो, गैस को सीधा लिक्विड में, या फिर गैस को सीधा लिक्विड में। तो अगर आपको गैस से लिक्विड जाना है, अगर आपको गैस से लिक्विड जाना है तो आपको कंडेंस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? कंडेंसेशन। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लिक्विड में जा रहे हैं तो लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, यस। अब देखो, वैसे ही अगर हमें अब ये कैसे होता है? इसको करने का एक प्रोसेस होता है जो नाइन्थ क्लास में था, कि आप एक पहले कंटेनर लो और ऊपर से एक पिस्टन लगा दो, और ये है उसका वो हैंडल। अब नीचे में गैस तो है जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, आप इसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस होने से क्या होगा? ये पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। सेम प्रोसेस गोज फॉर सॉलिड। अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना है, तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे?
वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर को आपको अगर सॉलिड में बताना तो क्या करते हैं, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग को और क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रीजिंग, और क्या कहते हैं उसे, सॉलिडिफिकेशन। फिकेशन, यस। अगर आपको सीधा गैस से सॉलिड फॉर्म में जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टर्म डिपोजिशन। अगर आपको इसका कोई एग्जांपल पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो ये था इनवर्ट कंपेटिबल ऑफ स्टेट्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर जो आप सोच रहे हैं, यस ये वही मिक्सचर है, बस हम लोग को इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखना है। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। मिक्सचर कंटेन्स टू और more substance present in it। और वो कोई सी भी रेशियो में हो सकता है, इन एनी रेशियो। हम अभी स्पेसिफिकली कोई मिक्सचर की बात नहीं करें, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। हम इस वक्त इंडिपेंडेंटली के मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस वक्त कोई सी भी रेशियो यूज कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड। और जो चीज़ को हम लोग यूज करेंगे मिक्सचर बनाने के लिए, हम उसे क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स कहेंगे, कंपोनेंट्स। और इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इजी है समझने में भी। मिक्सचर, मिक्सचर में क्या है, कंटेन्स टू या फिर उससे ज़्यादा। एक सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं पता है आपको, एक वाटर का जार लो और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो और फिर उसे मिक्स कर दो। मिक्स करने से आपको मिल जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो, क्या डालते समय हम लोगों ने चेक किया कि कोई रेशियो है, नहीं, हम लोग कुछ रेशियो वगैरह मास को चेक नहीं किए। बस एक बीकर लिए और उसमें डाल दिए हम लोग सॉल्ट, और हमें बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यही है इन एनी रेशियो। तो मिक्सचर का इजी था। आपको लग रहा होगा कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो यस ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना है। आप जो पढ़ के आए हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। टाइम स्टैम्प में मैं डाल दूंगा जो आपको कुछ नया है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना चाहिए, तो वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा। तो उसको देख लेना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये आपको शायद पहले से ही पता है क्योंकि छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। मिक्सचर को दो चीज़ों में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मिक्सचर को हम लोग कैन बी classify in टू मिक्सचर्स। वो कौन से मिक्सचर्स हैं, एक तो है आपका पहले हेट्रोजीनियस और एक है आपका होमोजीनियस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, होमो, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिमिलर हो या फिर उसके कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाए एक दूसरे में, जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द रिएक्शन। और हेट्रोजीनियस क्या होगा, सेम इस डेफिनेशन का अपोजिट, ऐसा कंपोजिशन जो यूनिफॉर्म नहीं है और वो ऑब्जर्व किया जा सकता है फिजिकली देख के। आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको देखने के लिए कि वो कौन सा मिक्सचर है। अब होमोजीनियस का बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो शुगर, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर अगर इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंड इन वाटर,
अब ये एग्जाम्पल तो सुनते ही समझ में आ गया होगा कि मैं आखिर किन किन मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग को इनका डेफिनेशन अगर पूछ दिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे? द components completely mix with each other with each other and its composition is uniform throughout. यही होता है हमारा homogeneous mixture is known as homogeneous mixture। अब देखो इसमें कंपोनेंट्स क्या है, कंप्लीटली मिक्स होते हैं, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स होते हैं और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये इसमें डिफरेंट है, ये सेम इसका अपोजिट है। तो इसका हम लोग चाहो तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी। द कंपोनेंट्स द कंपोनेंट्स which are not uniform throughout and sometimes sometimes the different the different components can be observed। आप देख सकते हो कि वो आखिर क्या है, जैसे कि सैंड इन वाटर। अगर 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 मैं एक बीकर लेता हूँ जिसमें वाटर भरा है और मैं उसमें सैंड डाल देता हूँ, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सैंड नीचे बैठ जाएगा और वाटर तो ऊपर में फ्लोट ही करेगा, जिससे कि आप पहचान जाओगे कि आखिर क्या है और क्या नहीं। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूँ शुगर सॉल्यूशन की, तो अच्छे तरीके से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि शुगर क्या है और आपका लिक्विड क्या है जिसमें आपने डिसॉल्व किया है। अब इसमें ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है हम लोग उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट आके घुलता है। सो यही है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैंने अभी बता दिया आपको। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, जैसे कि हम सभी को पता है, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल शो करते हैं। अब वो या तो एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और उनके पास हमेशा एक ही टाइप का एटम होगा। जैसे अगर मैं कहीं कॉपर लिख देता हूँ, अगर वहाँ पर सिर्फ कॉपर ही है तो एक एलिमेंट हो गया। अब मैं अगर लिख देता हूँ कॉपर ऑक्साइड CuO2, तो वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है जो अलग अलग एलिमेंट और मॉलिक्यूल से बन के आया है। तो हम लोग एलिमेंट का अगर डेफिनेशन लिखें, तो एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स consists of only one type of particles। और ये पार्टिकल्स कैसे होंगे? these particles these particles may be atoms or
molecules, they all contain atom of one type, जैसे कि कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर कहीं आपको ये दिखता है H2, बताओ कि ये एलिमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट हैं जो कि एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर हम लोग ने लिखा है मॉलिक्यूल्स, और यहाँ भी आए मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब भी आप शायद जानते ही होंगे कि मॉलिक्यूल्स का मतलब आखिर क्या है। तो मॉलिक्यूल्स का अगर हम लोग सीधे सीधे बताएं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट है कई सारे एटम से बनके, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको कभी अकेले नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा खुद के साथ, जो कि हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है H2। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? टू और मोर टू और मोर एटम्स of combine to give molecules। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूल। किसका? एलिमेंट का। ऑफ द एलिमेंट। कई सारे हाइड्रोजन आए हैं और आपस में ही बॉन्ड बना लिए और यह कंबाइन हो गए, तो हम लोग इसी को तो बोलेंगे मॉलिक्यूल। जैसे कि अब इससे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कई सारे, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। तो मॉलिक्यूल्स भी इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स और एलोट्रॉप्स। कंपाउंड्स क्या होंगे? जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने हैं। तो कंपाउंड्स को हम लोग और क्या कहते हैं? जो कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन होके बनता है हमारा कंपाउंड। इसका एग्जांपल हमें पता है, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी अलग है उनके एलिमेंट से। अब इसको समझ, मैंने क्या कहा? कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है उनके एलिमेंट से। जैसे कि हाइड्रोजन एक पॉप साउंड देता है जब जलता है, और ऑक्सीजन क्या है? एक सपोर्टर है किसका? कंबशन का। लेकिन H2O जो है वाटर, वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो अगर हम लोग कंपाउंड्स का भी अगर कुछ लिखें तो क्या लिखेंगे? when two or more atoms of when two or more atoms of different एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स combine 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 the molecule of a compound the molecule of a compound is is obtained। जैसे कि एग्जांपल में निकली हम लोग वाटर, अमोनिया। अमोनिया का मुझे फॉर्मूला बताना कमेंट में, जैसे कि CO2 डा 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 एटसेट्रा। ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग कंपाउंड्स, और हम लोग मोस्टली कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है आई थिंक पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकते हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड
properties of a compound are different from its constituent elements। हम लोगों ने एग्जाम्पल बात किया था H2O का। अब देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टी कंपाउंड, इसका जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी डिफरेंट होता है उनके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट से। मतलब कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे देखूं एलिमेंट के तौर पे, तो इनका प्रॉपर्टी काफ़ी अलग होता है। लेकिन अगर मैं H2O की बात करूं जो कि इन्हीं से बना है, तो वो काफ़ी अलग है इनके प्रॉपर्टीज से। अब वो कैसे, देखो हाइड्रोजन जो है वो जलने पर कैसा साउंड देता है, पॉप साउंड। और ऑक्सीजन क्या है, एक कंबशन प्रमोटर, प्रमोटर। बट जब आप इनको एक साथ यूज करते हो H2O, तो ये क्या, इसको कहाँ यूज करते हो आप, फायर एक्सटिंग फायर एक्सटिंग्विशर पे यूज करते हो। देखो ऑक्सीजन जो है वो आग को सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप उसको H2O के साथ लाते हो तब वो उसी आग को बुझाता है। तो क्या समझ है इससे, कि यही कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो उनके कंपाउंड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जैसे H2 की बात की हमने अभी, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड करता है और ऑक्सीजन कंबशन को प्रमोट करता है। लेकिन जब हम दोनों इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें जो वाटर मिलता है वो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ किया जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी यूनिक थिंग जो इसे बनाता है। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में हम लोग क्या बात करेंगे, एलोट्रॉप्स क्या होता है, वो एलिमेंट जो एक से ज़्यादा केमिकल सिमिलर हो, बट उनका जो फिजिकल फॉर्म है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि एक एलिमेंट केमिकली काफ़ी अलग अलग हो सकता है, या फिर नहीं केमिकली काफ़ी सिमिलर हो सकता है, लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी डिफरेंट होंगे। जैसे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और chemical is similar। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी, बट फिजिकली फिजिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगे। फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। आप 10th में देख कर आओगे ग्रेफाइट के बारे में, कार्बन जो एलोट्रॉपी शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन, कार्बन ओके, कार्बन का अगर हम लोग एलोट्रॉप के बारे में बात करें तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होता है, लेकिन फिजिकल डिफरेंट। कैसे, एक लो आप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और एक लो आप डायमंड, दोनों बने तो कार्बन से हैं, उनका केमिकल नेचर सेम है, ये भी कार्बन से बना है ये भी कार्बन से बना है। डिफरेंट क्या है, फिजिकल। इनका फिजिकल चीज दोनों में डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल का है वो काफ़ी ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। बट डायमंड जो है वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और ना ही वो ब्रिटल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। ग्रेफाइट का वैसा कुछ नेचर नहीं है,
दोनों कार्बन से बने केमिकली, बट फिजिकली दोनों काफ़ी डिफरेंट है। अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट थिंग है, मोल कंसेप्ट, हम लोग इस पे आए हैं, जो कि नया है आपके लिए। तो ऊपर का भी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, ये सब बेसिक बेसिक बातें थी केमिस्ट्री के बारे में। ये काफ़ी बेसिक थी, और आई थिंक आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, काफ़ी छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बट अब जो हम पढ़ेंगे, ये है कुछ नया जिसमें मज़ा आता है। अब मोल कंसेप्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो काफ़ी यूनिक सी है, और आप पता नहीं सुना होगा कि नहीं। एक मोल में 6.023, या फिर कहीं 022 भी लिखते हैं, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इतने पार्टिकल्स, सोचो इतने पार्टिकल, वो भी एक मोल में। अभी हम लोग सीखेंगे कि आप वाटर के मोल कैसे निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा, और फिर देखना कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, ये यही बताता है कि किस चीज़ के अंदर कितने मोल हैं। या फिर अगर आपको किसी का मोल निकालना है, मोल निकाल लिए, अब आपको जानना है इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उस कंपाउंड के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उसके अंदर के पार्टिकल्स का नंबर पता चल जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको फॉर्मूला मिलता है, मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस in gram, not in kilogram, and divided by molar mass। मैं बता रहा हूँ अभी ये क्या है। अरे, number of moles is equal to mass of substance divided by molar mass। रट लो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको अगर एक मोल के लिए निकालना है, तो ऊपर में सब्सटेंस का मास आएगा इन ग्राम, और नीचे में आएगा उसका मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आपको मोलर मास निकालना है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 है ना। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12, इंटू कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 मोल्स, और उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स कितने हैं? 6। तो जब इन कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलता है 180 ग्राम, और यही होता है मोलार मास। तो आपको कहीं पूछ ले कि व्हाट इज अ मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, तो ऐसे निकलाया जाता है ये हर किसी के लिए। जैसे कि अब देखो CO2 का कैसे निकलाओगे? 12, कितना एटम है कार्बन का? 1, इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके? 2, तो ये कितना होगा? 12, प्लस ये 213, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4, 44 ग्राम होता है मोलर मास किसका? CO2 का। अब चलो हम लोग किसी का मोल निकालते हैं, किसका निकला? चलो CO2 का ही निकलाते हैं। अब मास ऑफ सब्सटेंस, अब देखो मास ऑफ सब्सटेंस कई सारी बुक में लिखा रहता है, लेकिन मैं मास ऑफ सब्सटेंस की जगह मैं ये लिखता हूँ गिवन मास, क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलता है। मास ऑफ सब्सटेंस में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मास लिखना है, ये वाला मास लिखना है कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसके मारे उसका मास लिखना है। तो मैं इसे हमेशा गिवन मास से लिखता हूँ, ये वाला मैं नहीं लिखता। तो आपको कहीं दिया है कि 11 ग्राम ऑफ CO2 इज बर्न, कैलकुलेट
कैलकुलेट मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का, ठीक है, ऑफ कार्बन, हाँ चलो, 11 ग्राम है कार्बन का, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, और हमें मिल रहा है CO2। तो बताओ कि मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने मोल्स हैं। तो मास दे रखा है कार्बन का 11। तो देखो, मोल्स का फॉर्मूला क्या था। मोल्स को हम डिनोट करते हैं Na, या फिर आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो। बस आपको आंसर लिखते समय डिनोट करना पड़ेगा कि मैं इसको मोल से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं इस समय मोल्स को डिनोट कर रहा हूँ Na से, जो कि गलत है, ये एवोगाड्रो के लिए होता है। चलो, लेट्स सपोज मैं इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। और मास ऑफ सब्सटेंस है, फिर गिवन मास कितना है, 11 ग्राम। किसका, कार्बन का निकालना है, तो हम लोग कार्बन का लिखेंगे, बाय टोटल मास क्या है, CO2। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो टोटल मास हम लोगों ने निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, ठीक, 44 ग्राम। तो ये कट हो जाए 1/4 पे। अब इसको डिवाइड कर लो तो आपका आ जाएगा इतने नंबर ऑफ मोल्स है, या फिर जो भी है। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, चूंकि मैं इस बार फॉर्मेट में थोड़ा लिख के दिखाता हूँ। तो फॉर्मेट में अगर मैं लिखूँ तो 2 moles ऑफ H2O, बताओ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक मोल में इतने होते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो हमें सिंपली इससे डिवाइड इनटू करना है। तो हमें मोल्स दे रखा है और हमको चाहिए मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग इनटू करेंगे। किससे इनटू करेंगे, 2 × 6.023 इंटू 10⁻23। हमें ये मिल जाएगा 12.46 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ H2। वो मोल पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप समझ लो, 2 मोल्स की भी बात हुई है। आप तो दिन में 10-10 लीटर पानी पीते हो, तो समझो कितने मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में जाते होंगे। अगर आप बायो वाले हो तो इतना तो जानते होगी कि बॉडी 70% बनता है पानी का। तो समझो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इंटरेस्टिंग है इस चीज़ के बारे में। अब चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे, हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट कार्बन एटम्स present in 0.6 kg of graphite। अब ग्रेफाइट क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, कार्बन। तो अब देखो, मास ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है, मास ऑफ ग्रेफाइट कितना दिया है, 0.6 kg। और फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को इसमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन ग्राम। तो इंटू करके हमारे पास आ जाएगा 600 ग्राम। इंटू 1000 कर दो तो आ जाएगा ये, एक जीरो से एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल। तो 6 × 100, 600 ग्राम। अब देखो, मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा, मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट। मोलर मास हमेशा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा
मास ऑफ सब्सटेंस हमेशा गिवन रहेगा। ग्रेफाइट क्या होता है एक्चुअली? कार्बन। तो कार्बन का वेट क्या होगा? 12 ग्राम पर मोल। तो अगर, नहीं ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम। हाँ, तो अब देखो, हमें मोल्स निकालना है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास। ठीक। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना है? 600 ग्राम। तो ऊपर में जाएगा 600। और मोलर मास कितना है जो हम कैलकुलेट किए हैं? 12। डिवाइड करो तो कितना आ गया? 50। ठीक। तो 50 मोल्स किसके हैं? कार्बन। किसमें प्रेजेंट है? ग्रेफाइट में। 50 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट प्रेजेंट इन 0.5 0.6 kg। इतने कार्बन प्रेजेंट हैं 0.6 kg ऑफ ग्रेफाइट में। ठीक। अगर हमको यही क्वेश्चन में अगर क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमें मोल्स पता चल गया। अब हमें क्या बोला है? कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमें एटम्स के बारे में पूछा है। तो मोल्स पता चल गया। तो मोल्स को किससे इंटू करने से हमें एटम्स पता चल जाता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो क्या हो जाएगा? 30.115 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके 50 मोल्स ऑफ कार्बन में। इतने इतने पार्टिकल्स है, इतने एटम्स हैं आपके 0.6 kg ग्रेफाइट में। इतने। सो ये नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़े से पहले 15 मिनट लेके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये तो काफ़ी सारा बेसिक्स ही था। ये बहुत बेसिक था। बहुत जनरल जनरल बात थी जो हमने आज की, जो कि काइंड ऑफ सही भी है कि रिवीजन हम लोग का पहले क्लास का हो गया। और आपने जो पढ़ा था ये भी ठीक ही है। तो थैंक यू देखने के लिए। और मैं केमिस्ट्री के वीडियोस तो लाता ही हूँ, और फिज़िक्स के मैं डेरिवेशंस लाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स का मैं सिर्फ डेरिवेशन ही लाऊंगा, फिज़िक्स का मैं न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मुझे वो डेरिवेशंस भी पता हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हर स्कूल के क्वेश्चन पेपर में आता ही है। 11th का क्या है, वो लोकल एग्ज़ाम बोर्ड है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। बोर्ड का होता तो उसमें हम लोग का पीवाई क्यू देख देख के पता लगा लेते थे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। 11th में ये यूज़ नहीं होता। तो आपको खुद ही आपके स्कूल के सीनियर से क्वेश्चन पेपर मांगना होगा, और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी बात करेंगे, और इसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये फॉर्मूला रट लो, क्योंकि ये तुम्हारे 12th में भी है। ये फॉर्मूला तुम्हारे 12th में भी यूज़ होगा। 11th में तो ये ऑब्वियसली बहुत जगह यूज़ होगा। फर्स्ट चैप्टर में यूज़ है, और वैसे तो कोई और चैप्टर में ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग फिर से एक और बार खुद से बनाना क्वेश्चन लिख के। और इसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगा मैं फ़िलहाल, तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पहला पेज, स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट। ये एक स्क्रीनशॉट। और ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप सो आप इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना, और जो जो मैंने आपसे पूछा है उन सब के जवाब भी आप कमेंट में लिख देना, ताकि मैं देखूँ कि आप सही से, मतलब
अटेंशन से ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों के।